इन्हीं सब चीज़ों में उलझा करके उलझे रहे और लोगों को भी उलझाते रहे। एक सर्वेक्षण तो गंगा और सरयू के किनारे जो लाशें थी उसका नहीं होना चाहिए। मानव की कोई कीमत है? आपने अपने नागरिकों को नहीं देखा? वो सर्वेक्षण जरूरी नहीं है कोविड को लेकर के? सर्वेक्षण इस बात को जरूरी नहीं है कि महंगाई क्यों चरम पे है, बेरोजगारी क्यों चरम पे है? करिए ये सब, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट की आदत से और यूं कहूं कि लत से, इस व्यसन से आगे निकलिए। पर आकर के ठहरता ही है जब ये खबरों की बात होती है तो हिजाब का मसला है। अब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, अब भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है और कांग्रेस बीजेपी के नेता कहते हैं, सीटी रवि कहते हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा के बहाने जो है हिजाब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मानसिक असंतुलन के शिकार हो रहे हैं हम। ये जुबान बोली जाती है। मैंने तो विजुअल्स देखा, टीका लगाए हुए बच्चा था, सैनिक के ड्रेस में बच्चे थे, एक लड़की हिजाब में थी, छोटी सी बच्ची, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप उन विजुअल्स को नहीं देखते? ये कहते सेना में रिक्रूटमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये देखो, ये बच्चा है, वो खड़ा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं इसको? आपको अगर भारत जोड़ो यात्रा से पॉलिटिकल तकलीफ है तो पॉलिटिकल कारण ढूंढिए ना। ये कारण ढूंढ करके आप एक्सपोज कर रहे हैं अपने को कि आपके यहां पे एक कीड़ा घुस गया है और वो निकाले नहीं निकल रहा। लेकिन सर उन्हीं की पार्टी की नेता, कांग्रेस पार्टी की नेता कहती हैं कि हिजाब और साड़ी का पल्लू दोनों एक ही जैसा होता है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि मामला कोर्ट में भी चल रहा है। हम कई सारी चीजें देख रही हैं। मुझे दुख है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी चिंता हिजाब होके रह गया, बुलडोजर होके रह गया। 75वें वर्ष में आजादी के अगर ये हमारी चिंताओं की टॉप में शुमार है तो हमें अपने लोकतंत्र की चिंता करनी चाहिए, संवाद की शैली की चिंता करनी चाहिए, आगे के रोड मैप की चिंता करनी चाहिए। ये चिंताएं सबकी हैं। चीन लगातार जो है बॉर्डर पर चैलेंज बना हुआ है और सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ये देखिए, ये तो हमारे फोर्सेस से बात आ रही है, विपक्ष भी और देश के नागरिक समाज का एक बड़ा हिस्सा। दिक्कत तब होती है ना जब उस चैलेंज के बरक्स, इंक्रोचमेंट के बरक्स, ट्रेसपास के बरक्स इस तरह के बयान आए कि कोई नहीं घुसा है, 1 इंच कोई भीतर नहीं आया है। उससे क्या होता है? तकलीफ होती है, क्योंकि बॉर्डर के मसले ये दलगत राजनीति का शिकार नहीं होने चाहिए। अगर वो चिंता है तो वो सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हमने 62 भी देखा है ना, युद्ध के मध्य पार्लियामेंट ने पूरी चर्चा की। आज वो दौर नहीं है। आज ढकने की प्रवृत्ति है, कवर करने की प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। सर जम्मू कश्मीर में तमाम चीज़ें रिस्टोर करने की जो प्रक्रिया चल रही है, कोशिशें जो चल रहा है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है, बीजेपी का स्टैंड एक्सपोज हो गया है। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड जो पॉलिसीज हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनको थोपने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि राजनीति, अगर मैं लोकनीति देखूं कश्मीर के बरक्स, आप वहाँ के स्टेक होल्डर से तो बात ही नहीं कर रहे, कोई संवाद नहीं है। दिल्ली में बैठ के नॉर्मल 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 चिल्लाते हैं, वहाँ नॉर्मल नहीं है। आप कुछ भी कर लो, सिनेमा घर खोल रहे हैं, वेलकम, लेकिन स्टेक होल्डर के साथ इंगेजमेंट का लेवल क्या है आपका? कल अननेसेसरी भजन पे कंट्रोवर्सी हुई। तरीका होना चाहिए था। कहते कि बापू जब नोआखोली से लौट के आए तो उन्होंने भजमन प्यारे सीताराम के बदले कहा भजमन प्यारे कृष्ण करीम, भजमन प्यारे राम रहीम। ये हमारा देश रहा है। इस तरह का संवाद क्यों नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार? जाहिर है कि आप कश्मीर की बोगी को नॉर्थ इंडिया में अपने पॉलिटिकल फॉडर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो उचित नहीं है। लेकिन सर अगर ये बयान विपक्ष में बैठा हुआ भी एक लीडर असदुद्दीन ओवैसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कश्मीर के बारे में कह दिया, वहाँ पे जामिया मस्जिद के बारे में कि उसको बंद कर दिया गया है। पुलिस कह रही है वहाँ की कि पूरी तरह से ओपन है, और इस तरह के जो स्टेटमेंट है झूठे स्टेटमेंट है, और ये जो है देखिए, सीधी तरह अगर वो झूठा है स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट प्रमोट बहुत होता है, मीडिया में बहुत दिखाया जाता है। हम नहीं समझते हैं क्या कि पर्पस क्या है ओवैसी साहब का स्टेटमेंट दिखाने के? वो एक ऐसा, मतलब ओवैसी साहब और भाजपा का रिश्ता, मैं समझता हूं कि अगर मैं दूसरी कोई पीएचडी अभी करूं तो मैं इसी पर करता। द रिलेशनशिप बिटवीन असदुद्दीन ओवैसी एंड बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण शोध होता। सर एक मुद्दा कल भी हमने भी आलोचना की है, और कांग्रेस ने तो साफ तौर पे कहा है कि ममता बनर्जी हाइड एंड सीक की नीति पर चल रही है। देखिए, कल भी
मैंने वो उन बयान में जब उन्होंने कहा कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं ये सब, उनके कुछ लोग कर रहे हैं, मेरी चिंता ये नहीं है। अगर ममता जी की बात में भी दम है तो जाहिर है कि दिक्कत कहाँ है कि प्रधानमंत्री जी का क्या अपने कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं है? अगर उनके कैबिनेट के साथ ही ईडी, सीबीआई, आईटी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कैबिनेट का मुखिया कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये ए एंड बी प्रोपोजिशन को भी साथ रख के देखें ना, तो जाहिर तौर पर विपक्ष के कई दलों में ये संदेश गया है कि ये हाइफन जहां लगाने की कोशिश हो रही है वहां हाइफन है ही नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान एक बार उन्होंने फिर से दोहराया है कि उनकी निजी कोई मंशा नहीं है, निजी कोई गोल नहीं है, और वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है एक प्लेटफॉर्म पर आए। लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश जी को बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? इसलिए कि आप लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए कि मीडिया में एक ही विमर्श चलता है। कोई व्यक्ति अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ इकट्ठा हों, चाहे नीतीश जी हों या कोई और, सबसे पहले कहते हैं ये प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बार बार क्लैरिफाई करते हैं। उनकी कोशिश है कि कार्यक्रम आधारित एक प्रगतिशील विकल्प बने, उसके लिए साथ बैठने की आदत डालनी होगी और वो आदत निरंतरता में चलनी चाहिए, इसलिए क्लैरिफाई करना पड़ता है। लेकिन सर, मुख्तलिफ नेता हैं जिनकी अपनी भी ख्वाहिश है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ऐसे में एक साथ लाना बड़ी चुनौती तो है ही। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को हमने बीते 8 वर्षों में ना बहुत ही आत्ममुग्ध व्यक्ति केंद्रित लोकतंत्र में तब्दील कर दिया है। 77 में को जाता बहुत मुश्किल थी जेपी को सबको साथ बिठाना, बैठे ना। जब लोक सरोकार छत विच्छत होने लगता है ना तो एक आंधी सी चल पड़ती है। उस आंधी में लोग अपना अहंग छोड़ देते हैं, साथ बैठ जाते हैं, और वो मैं प्रक्रिया बनते और बढ़ते हुए देख रहा हूँ।